सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द सक्सेस मंत्रा एंड दिस पर्टिकुलर स्पेशल सेशन जो कॉन्सेप्ट टॉक्स का नेक्स्ट सेशन है हमारा। और इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिटीजनशिप। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया है जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे दी अनदर इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सिटीजनशिप। ठीक है, तो चलिए इंडिया का सिटीजनशिप होने के लिए क्या प्रोविज़न है, क्या होता है, सिटीजनशिप का क्या बेनिफिट है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसके बाद इंडियन सिटीजन्स को क्या क्या बेनिफिट होंगे वो साफ साफ बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। तो आर्टिकल 15 के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको राइट्स मिलेंगे कि आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कौन से ग्राउंड्स पर? 5 ग्राउंड्स पर। किस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, है ना, और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर जो है आपके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये फॉरेनर्स को नहीं मिलता है ना, ये राइट जो है केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलेगा। ठीक है, यानी आर्टिकल 15 केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलता है, फॉरेनर्स के अगेंस्ट ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा आर्टिकल 16 भी केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को ही ये बेनिफिट रहता है, फॉरेनर्स को इसका बेनिफिट नहीं रहेगा। राइट टू इक्वालिटी, है ना, अपॉर्चुनिटी ऑफ द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसमें फॉरेनर्स के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होगा, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का राइट जो है वो केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलेगा। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या बेनिफिट हैं इंडियन सिटीजनशिप के। ठीक है, तो दिस इज द प्राइम बेनिफिट, आर्टिकल 15 का राइट, आर्टिकल 16 का राइट, ऐसे ही आर्टिकल 19 का राइट, 29 का राइट एंड 30 का राइट। These articles 15, 16, 19, 29 and 30, these articles, the constitutional provisions, the fundamental rights of article 15, 16, 19, 29 and 30 only eligible for the Indian citizens, not for the foreign citizens। ठीक है, ये याद रखना है। बाकी मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स के लिए भी हैं, लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30 ये राइट्स ऐसे हैं जो केवल और केवल इंडियंस को मिलेंगे। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेस करने का राइट, साथ ही साथ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, लोकसभा में इलेक्शन लड़ने का राइट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन लड़ने का राइट। ठीक है, इलेक्शन का राइट बाहर वालों को नहीं मिलता, केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलेगा। साथ ही साथ आप इसके अलावा इलेक्शन में वोट देने का राइट भी जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया को है, फॉरेनर्स को ये राइट नहीं है। इसके अलावा आप पब्लिक ऑफिसेज, प्रेसिडेंट ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, इंडिया में जजेस, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स, इनमें जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं आप वो होल्ड नहीं कर सकते अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है तो यानी सिटीजनशिप भारत के में क्यों जरूरी है वो समझना, ये आपको समझ में आई होप आ गया होगा कि भारत के अगर आप सिटीजन हैं तो भारत के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे राइट्स हैं जो केवल और केवल सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, चाहे वोट देने का राइट हो, इलेक्शन लड़ने का राइट हो, पब्लिक ऑफिसेस होल्ड करने का राइट हो, या फिर आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 का राइट हो, है ना। तो इसीलिए सिटीजनशिप को भारत में एक भारत के सिटीजनशिप में केवल सिटीजनशिप को एक इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि वो केवल कुछ राइट ऐसे हों जो केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो सिटीजनशिप का जो प्रोविज़न है उसके लिए आर्टिकल 15 से 5 से लेकर 11, फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 सीधा सिटीजनशिप का प्रोविजन करता है। ठीक है, याद रखना है। जबकि आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 ये 1, 2, 3, 4 ये यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में बात करता है ना, कि कितने एरिया में जो है वो आपको देखने को मिलेगा, कहाँ से कहाँ इंडियन टेरिटरी है, कौन से स्टेट्स हैं, कौन सी यूनियन टेरिटरीज है, ये सब प्रोविज़न आपको आर्टिकल 1, 2, 3 में मिलेगा। स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन, उनका रीऑर्गेनाइजेशन, ये सब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 1, 2, 3 में। ठीक है, लेकिन सिटीजनशिप के अंदर हम डील करते हैं फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, उसमें हमें देखने को मिलता है इंडियन सिटीजनशिप, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ड्यूटीज ऐसी भी हैं जो राइट्स के अलावा कुछ ड्यूटीज भी ऐसी हैं, फंडामेंटल राइट्स के अलावा कुछ ड्यूटीज भी ऐसी हैं जो केवल और केवल सर्टेन हैं किसके लिए? सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। जैसे टैक्सेस पे करना, साथ ही साथ नेशनल फ्लैग का रेस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करना, कंट्री को डिफेंड करना, ऐसी बहुत सारी ड्यूटीज हैं जो केवल सिटीजन ऑफ इंडिया से ही एक्सपेक्टेड हैं।
फॉरेनर से एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो अगर वो वायलेशन करता भी है ठीक है, हम उसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपका अगर ऐसा करते पाए गए तो आपके अगेंस्ट चार्जेस हो सकते हैं। साथ ही साथ कोई इंडिया का सिटीजन केवल बर्थ से नहीं हो सकता, आप नेचुरलाइज्ड वे से भी इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं। बहुत से लोग हैं, है ना, सोनिया गांधी जी या फिर बाहर के बहुत सारे रेस्पेक्टेड लोग ऐसे हैं जो बाद में भारत के सिटीजन बने हैं, ठीक है। वो बाय बर्थ इंडिया के सिटीजन नहीं रहे। अदनान सामी म्यूजिक फील्ड से आप लें, सोनिया गांधी जी देख सकते हैं आप, या फिर बहुत सारे और भी लोग हैं, ठीक है। ओके, तो जबकि अमेरिका वगैरह में क्या प्रोविजन है, आप बाय बर्थ ही बस केवल सिटीजन हो सकते हैं अमेरिका के। भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है, भारत में ऐसा प्रोविजन नहीं है। आप बाय बर्थ और बाय अदर टूल्स ऑल्सो, वो कौन कौन से टूल्स हम डिस्कस करेंगे आगे, उसके थ्रू आप इंडियन सिटीजन हो सकते हैं, इंडियन सिटीजन का टाइटल होल्ड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो मैंने बताया आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच जो है सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है सिटीजनशिप के लिए। और 26 जनवरी 1950 तक कौन कौन इंडिया का सिटीजन बना, उसके बियॉन्ड नेशनल पार्लियामेंट को यह राइट है कि वो क्या रूल बनाती है सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिसमें बताया गया है 26 जनवरी 1950 तक कौन कौन इंडिया का सिटीजन है, और उसके बाद के लिए जो राइट होगा सिटीजनशिप के लिए, वो बनाने का राइट किसके पास होगा, पार्लियामेंट के पास होगा, है ना। पार्लियामेंट के पास वो राइट है कि वो जब चाहे सिटीजनशिप के लिए रूल्स बना सकती है, और उसने बनाए भी हैं, टाइम टू टाइम उसके लिए रूल्स बनाए भी हैं। आगे हम बात करें कि The other constitutional provision with respect to the citizenship are as follows। कौन कौन से और प्रोविजंस हैं जो सिटीजनशिप के लिए नेसेसरी, जैसे कि नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर फॉरेन स्टेट। यानी कि अगर कोई पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया रहते हुए किसी दूसरे कंट्री की भी सिटीजनशिप लेता है तो वो फिर भारत का सिटीजन नहीं हो सकता। आर्टिकल 9 के अंदर ये लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 5 से 11 की भी सिटीजनशिप है, उसमें स्पेसिफिकली आर्टिकल 9 ये बोलता है कि अगर आप भारत के अलावा किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपको भारत का सिटीजन नहीं माना जाएगा। साथ ही आर्टिकल 10 ये बोलता है एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, है ना, कि कोई और पर्सन भी, है ना, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए रूल्स को अगर फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो उसको भी उसकी भी जो प्रोविजनल सिटीजनशिप है उसको जो है पार्लियामेंट जो है चैलेंज कर सकते हैं। पार्लियामेंट के पास होलसोल राइट है, पार्लियामेंट जब चाहे एक्विजिशन टर्मिनेशन कर सकती है किसी भी पर्सन की सिटीजनशिप का। ये पावर उसको आर्टिकल 11 के अंदर मिली हुई है। किसके अंदर मिली हुई है, आर्टिकल 11 के अंदर ये पावर मिली हुई है पार्लियामेंट को, ठीक है, ये याद रखना है। क्योंकि अभी रिसेंटली माइनॉरिटीज जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश के सेक्शन से आने वाले जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल भी लेके आई है, ठीक है। आसाम में सिटीजनशिप को लेकर मुद्दे चलते रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ये मुद्दा देखने को मिलेगा आपको, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट के पास होलसेल राइट है, वो जब चाहे प्रोविज़न बना सकती है किससे रिलेटेड, सिटीजनशिप की एक्विजिशन और टर्मिनेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो उसका पार्लियामेंट का जिसमें राइट है वो उस सॉवरन राइट है, वो जब चाहे वो प्रोविजन बना सकती है। तो कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं भारत की। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 5 तरीकों से ये बताता है कि भारत में आप सिटीजन बन सकते हैं। कौन कौन से 5 तरीके हैं, तो पहला तरीका है बाई बर्थ, ओके, बाई बर्थ, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 और उसके बाद 1 जुलाई 1987 के बाद अगर आप भारत के नागरिक हैं, भारत में पैदा हुए हैं, तो आप भारत के सिटीजन हो सकते हैं। तो भारत पहला तरीका जो भारत में सिटीजनशिप का है वो है बाई बर्थ। तो अगर आप भारत में पैदा होते हैं, भारत की नेशनलिटी आप ले सकते हैं, आपके भारत और साथ ही साथ आपके पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया के रहने वाले हैं, तब आप भारत की सिटीजनशिप ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका है बाई बर्थ, ठीक है, ये याद रखना है। 5 तरीकों में से पहला तरीका क्या है, बाई बर्थ। सेकंड जो तरीका है दैट इज डिसेंट के थ्रू। अगर आपके पेरेंट्स भारत के सिटीजन्स हैं, अभी वो बाहर हैं, मान लीजिए अमेरिका में हैं, माता पिता दोनों जॉब करते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में आप, ठीक है, आपका बच्चा अमेरिका में पैदा होता है, तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप अपने बच्चे को भारत में रजिस्टर करवाना चाहते हैं एज ए सिटीजन या नहीं, या फिर आप अमेरिका में से रजिस्टर कराना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, अपने बच्चे को बर्थ के बाद अगर आप
की डिस्टेंस, आपका जो रेसिडेंस है इंडिया का है, माता पिता में किसी एक का भी या फिर दोनों का, या आपके फोर फादर्स का, तब आप अपने आपको अपना, अगर आपका बर्थ जो है 2004 के बाद का है, तब आपको भारतीय कॉन्सुलेट में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा और उसकी परमिशन मिलने के बाद आप इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो तरीका है वो डिसेंट, दिस इज द सेकंड वे टू एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। पहला क्या है, बाय बर्थ, और दूसरा क्या है, बाय डिसेंट। द थर्ड वन इज बाय रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने बताया, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, है ना। अगर आप मान लीजिए आपके माता पिता जो हैं वो बाहर की सर्विस में हैं और उनके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, वो अमेरिका के सिटीजन्स हैं। ठीक है, पहले में क्या था कि उनके पास सिटीजनशिप इंडिया की थी और आप बाहर पैदा हो गए, तो आप बाय डिफॉल्ट जो है भारत के सिटीजन्स हो जाएंगे। ठीक है, बस वहाँ कॉन्सुलेट में आप बोल दीजिए और आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स अमेरिका शिफ्ट हो गए, ठीक है, और आपने वहाँ आपके पेरेंट्स ने वहीं की जो है सिटीजनशिप ले ली, तब आपको इंडियन कॉन्सुलेट में फॉर्म भर के देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के थ्रू कि हम अपने बच्चे को कहाँ की, भारत की सिटीजनशिप बताना चाहते हैं, दिलाना चाहते हैं। और ये मेथड इलीगल माइग्रेशन के थ्रू नहीं होना चाहिए। ठीक है, लीगल तरीके से होना चाहिए। आप लीगल तरीके से अपने आप को रजिस्टर करवाएं, है ना। इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन हो, है ना, या फिर ना भी हो, या फिर वो किसी ऐसे पर्सन से शादी कर ले जो इंडियन सिटीजन का से शादी कर ले। से सोनिया गांधी का एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी के साथ शादी करी, रजिस्ट्रेशन करवाया, कुछ समय भारत में बिताया, 7 साल का समय दिया जाता है। आप 7 साल का समय अगर आप भारत में गुजार लेते हैं, आपको सिटीजनशिप यहाँ की दे दी जाएगी। ठीक है, अदनान सामी हो गए, सोनिया गांधी जी हो गए, इन्होंने इसी तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही अपनी सिटीजनशिप को यहाँ पर एक्वायर किया। ठीक है, तो ये समझना है। अगला जो तरीका है वो अगला तरीका है बाय नेचुरलाइजेशन, है ना। नेचुरलाइजेशन के तरीके से भी आप भारत के जो हैं वो सिटीजन बन सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए प्रोविजन करती है, आपको सर्टिफिकेट दे सकती है कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपको ऐसे पर्सन है जो नेचुरल तरीके से भारत के लिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल तरीके से, और आप जो हैं कहना चाहिए कि भारत सरकार समझती है कि आप जो है एक नोबल सिटीजन हैं और आपको भारत में शामिल कर देने से जो है वो देश को कोई हानि नहीं होगी, है ना। और चाहे आप देश से बाहर रह रहे हों, चाहे देश के अंदर रह रहे हों, है ना, तो उन सब सेगमेंट को नाप तोल कर गवर्नमेंट आपको ये सर्टिफिकेट दे सकती है कि हाँ ठीक है, इस पर्सन को हम इंडियन सिटीजन बना सकते हैं। हालांकि एक कूलिंग पीरियड दिया जाएगा और उस कूलिंग पीरियड में आपका बिहेवियर चेक किया जाएगा, है ना। 12 महीने के आसपास का वो टाइम पीरियड होता है ना। और उस एप्लीकेशन के बाद, और अगर उस दौरान आपकी एक्टिविटीज़ इलीगल नहीं रहती हैं और आप सेटिस्फाई कर पाते हैं गवर्नमेंट के नॉर्म्स को, तब आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो पहला तरीका बाय बर्थ, सेकेंड बाय डिसेंट, तीसरा बाय रजिस्ट्रेशन, फोर्थ वन बाय द नेचुरलाइजेशन। ठीक है, चौथा तरीका क्या है, नेचुरलाइजेशन है। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, कि अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए। नेचुरलाइजेशन के लिए आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। आप एडिक्वेट, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप भारत की जो डिफाइंड लैंग्वेज है ना, जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, उन जो 8th शेड्यूल के अंदर जो लैंग्वेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनकी नॉलेज आपकी होनी चाहिए। अगर ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं तो भारत सरकार आपको बेहिचक आपको जो है सिटीजनशिप दे देगी। ठीक है ना। आपका इंटेंशन जो है अच्छा, आप आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो इतना शानदार है कि भारत सरकार आपके वर्क से जो है इम्प्रेस्ड है, तो भी आपको जो है आपको इंडियन सिटीजनशिप जो है वो दे सकती है भारत सरकार। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जिसके चलते जो है भारत सरकार जो है बाहर के सिटीजन्स को जो है वो सिटीजनशिप देती है। लास्ट तरीका जो है वो है बाय इनकॉर्पोरेशन बाय द ऑफ द टेरिटरी। मान लीजिए भारत सरकार कोई एक नया टेरिटरी को क्या है एक्वायर करती है, ठीक है, तो उसके सिटीजनशिप, उसके जो सिटीजन्स हैं जो कल तक किसी और कंट्री के सिटीजन्स थे, क्योंकि अब वो भारत की टेरिटरी का पार्ट है, आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर आ गया है, तो वो सिटीजन्स भी बाय डिफॉल्ट भारत के क्या हो जाएंगे, सिटीजन्स हो जाएंगे। सिक्किम, गोवा, these are the examples, है ना, these are the examples, these are areas are the examples जहाँ के citizens by default after some time consider as the citizen of India after taking their parts बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये समझना है। तो अगर भारत सरकार कोई टेरिटरी को एक्वायर कर लेती है तो उसके बाद भी वो एरिया के सिटीजन्स जो हैं इंडियन के मेंबर हो जाते हैं। पौंडीचेरी इज ऑल्सो वन ऑफ देम, पौंडीचेरी, गोवा, है ना, सिक्किम, दीज आर दी एरियाज जहाँ के लोगों को बाद में सिटीजनशिप का टाइटल दिया गया इंडिया के सिटीजन्स का। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये 5 तरीके हैं बच्चों, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, एंड द फिफ्थ वन इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी, जिसके चलते
भारत की सिटीजनशिप आपको मिल सकती है। इसके अलावा जैसे अभी आसाम में स्पेशल अकॉर्ड चल रहा है ना, आसाम में स्पेशल अकॉर्ड, आसाम के लिए स्पेशल अकॉर्ड है ना, उसमें मैंने बताया भी है आपको कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1985 में, और आसाम में होने वाली माइग्रेशन को, जो बांग्लादेश से हो रहा है, म्यांमार से हो रहा है, इधर उधर से हो रहा है, तो उस माइग्रेशन को रोकने के लिए है ना, सिटीजन्स को, आसाम के सिटीजन्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वहाँ पर रिवोल्यूशन, इस तरह से रेडिकल इंसिडेंट्स ना हो, उसको रोकने के लिए भी एक अकॉर्ड भी साइन किया गया, असम अकॉर्ड साइन किया गया। उल्फा एक बहुत वहाँ पर एक एग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन रहा है, उसको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया कि वहाँ पर फॉरेनर्स जो है उनका इन्वेजन कम से कम होगा, ताकि आसाम की इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके। तो स्पेशल प्रोविजन भी ये पार्लियामेंट के हाथ में है ना, पार्लियामेंट जब चाहे इस तरह की स्पेशल प्रोविजन किसी एरिया में या फिर कंट्री में सिटीजनशिप के लिए कर सकती है, और वो टाइम टू टाइम ऐसा करती रही है। इसके अलावा अगर सिटीजनशिप को लॉस करना है ना, सिटीजनशिप लेने, अच्छा इसके अलावा भी टाइम पे गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने अभी बताया, बांग्लादेश से होने वाले 1 जनवरी 1966 को बांग्लादेश से होने वाले माइग्रेशन को रोकने के लिए आसाम में इस तरह के प्रोविजंस को गवर्नमेंट ने क्या किया, इनेक्ट किया, ताकि वहां पर जो है पीस को स्टैब्लिश किया जा सके, जो अभी हमने बात करी। ठीक है, तो आसाम के सेगमेंट में स्पेशल है ना, ये केस स्पेशल है आसाम के सेगमेंट में। कभी डिटेल में इस पर करंट अफेयर पे बात करेंगे, वीडियोस बने हुए भी हैं, आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। एक्वायर करने के तो प्रोविजन हैं सिटीजनशिप, तो क्या लॉस करने के भी प्रोविजन है? बिल्कुल, डेफिनेटली लॉस के भी प्रोविजन है। ठीक है, दीज आर दी सम प्रोविजंस कि जिसके चलते आपकी सिटीजनशिप जा भी सकती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में पार्लियामेंट ने ये प्रोविजन किया हुआ है कि अगर गवर्नमेंट को लगा या कि कोई पर्सन इज नॉट वर्दी फॉर द सिटीजनशिप, तो उसकी सिटीजनशिप दी जा सकती है। सर पहला तरीका मैंने बताया, रिनंसिएशन। जो पहला तरीका रिनंसिएशन, इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक अ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप, कोई अपनी मर्जी से ही बोले कि मैं अब इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ना चाहता हूं, छोड़ सकता है वो। तो पहला तरीका है बाय रिनंसिएशन। पहला कौन सा तरीका है? बाय रिनंसिएशन। हाँ, ये वॉर टाइम में जरूरी नहीं होगा एप्लीकेबल। अगर इंडिया वॉर लड़ रहा है और कोई पर्सन सिटीजन ये बोले कि भैया मैं तो इंडिया सिटीजन नहीं रहना चाहता, भारत हार जाएगा, अब मैं जो जीत रहा है उसका मेंबर बन जाता हूँ, सिटीजन बन जाता, नहीं मिलेगा उस टाइम के अलावा। वॉर टाइम के अलावा अगर आप चाहें तो रिनंसिएशन के थ्रू अपनी सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं, है ना। वॉर टाइम पे तो आपके ऊपर ड्यूटीज लगेंगी ना, देश को बचाने की, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आप ऑपरेट करेंगे, है ना। तो ये याद रखना है। पहला तरीका है रिनंसिएशन, द वेरी फर्स्ट प्रोविजन इज रिनंसिएशन। बाय सेकंड, टर्मिनेशन। दूसरा तरीका क्या है? टर्मिनेशन। व्हेन इंडियन सिटीजन वॉलंटरी है ना, नोविंगली कह सकते हैं, है ना, एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। अगर आप एक टाइम पे दो कंट्रीज की, भारत के साथ साथ दूसरी कंट्रीज की भी अगर सिटीजनशिप ले लेते हैं, तब टर्मिनेशन के थ्रू आपका सिटीजनशिप चला जाएगा। पहला होगा रिनंसिएशन, खुद से छोड़ रहे हैं आप। दूसरा, आप खुद से नहीं छोड़ रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लिया आपने, लेकिन ये भी वॉर टाइम पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखना है, वॉर टाइम पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आप जान पूछे कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होगा। तो दूसरा तरीका है बाय टर्मिनेशन। तो तीसरा तरीका है बाय डिप्रीवेशन। ठीक है, बाय डिप्रीवेशन, गवर्नमेंट ही आपको कि छोड़ो, आपको जो है आपकी सिटीजनशिप ले ली जाती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपकी सिटीजनशिप जो है वो छीन ले। ठीक है, बाय डिप्रीवेशन, आपको खुद से धक्के मार के निकाल दे गवर्नमेंट देश से बाहर, नहीं आप वर्दी नहीं हो, है ना। तो सिटीजन है ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, अगर आपने झूठे तरीके से, गलत तरीके से, म्यांमार से होने वाला माइग्रेशन, बांग्लादेश से होने वाला माइग्रेशन, पाकिस्तान अफगानिस्तान से होने वाला इलीगल माइग्रेशन, इस कैटेगरी में आएगा। आपने फ्रॉड तरीके, फर्जी जालसाजी तरीके से, फेक पेपर के थ्रू आप सिटीजन बने तो नहीं हो पाएगा, है ना। गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप कैंसिल कर देगी। आप डिसलॉयल, कॉन्स्टिट्यूशन को डिसलॉयल करते हैं आप, है ना। साथ ही साथ आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करते हैं, कम्युनिकेशन वायलेंस फैलाते हैं, वॉर के दौरान एनिमी कंट्री से मिल जाते हैं, देशद्रोह करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ 5 साल के रजिस्ट्रेशन पीरियड नेचुरलाइजेशन के बीच में भी आप जो है 2 साल की अगर आप सजा हो जाती है आपको, है ना। नेचुरलाइजेशन का तरीका बताया था ना मैंने, तो उसमें अगर आप बीच में आपको 5 साल का लिए आपको कूल डाउन पीरियड मिला था कि आपका बिहेवियर देखा जाएगा, और उस साल में आपने 2 साल सजा काट दी, आपने क्राइम कर दिया, तो आपको हम क्यों बनाएंगे अभी अपने कंट्री का सिटीजन? नहीं बनाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप भारत में 7 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, है ना, ऑर्डिनली 7 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, और आपकी एक्टिविटीज़ अगर मॉरल एक्टिविटीज़ नहीं हैं, तो भी आपकी
सिटीजनशिप को छीन सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ने इसके लिए भी प्रोविजन किया हुआ है, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका था सिटीजनशिप को छीनने का, है ना। तो ये याद रखना है बच्चों। तो आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा सिटीजनशिप, है ना। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच ये प्रोविजन देखने को मिलता है। सिटीजनशिप में कुछ फायदे हैं जो फॉरेनर्स को नहीं मिलते। कौन कौन से आर्टिकल हमें सिटीजनशिप इंडियन सिटीजन को एक्स्ट्रा मिलते हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। इसके अलावा वोट देने का राइट, इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट, साथ ही साथ पब्लिक ऑफिसेज को होल्ड करने का राइट। दीज आर दी सम स्पेसिफिक राइट्स जो सिटीजन्स को मिलते हैं, इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, ठीक है, याद रखना है। एक्वायर करने के सिटीजन्स 5 तरीके हैं: बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। और सिटीजनशिप को छोड़ने के 3 तरीके हैं। पहला मैंने बताया बाय रिनंशिएशन, खुद से छोड़ दीजिए। दूसरा बाय टर्मिनेशन, क्योंकि आपने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो सरकार आपकी सिटीजनशिप छीन लेगी। तीसरा बाय डेप्रीवेशन, सरकार आपको जानबूझ के जो है सिटीजनशिप से बाहर निकाल दे रही क्योंकि आप फ्रॉड कर, राजद्रोह कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं जिसके चलते जो है आपकी सिटीजनशिप छीनी भी जा सकती है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द सिटीजनशिप। ओके, इसमें आसाम के लिए स्पेशल प्रोविजन जो था वो भी मैंने मेंशन किया है, ठीक है। तो उसको भी आप एक बार देखिए, समझिए। तो ये जो चैप्टर था सिटीजनशिप का, ये बताता है कि इंडियन सिटीजनशिप कितनी बेनिफिशियरी है और क्या क्या उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ओके, चलिए, जब नेक्स्ट सेशन होगा तो उसमें हम जो है नेक्स्ट चैप्टर के लिए बात करेंगे। ओके, तो ऑब्वियस बात है जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो फंडामेंटल राइट का होगा। ओके, चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।